जय माता दी दोस्तों। अभी हम लोग क्रम विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। योजक कड़ी या संयोजी कड़ी। योजक कड़ी या संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? वैसे जीव जो दो वर्गों के बीच सेतु बनाते हैं योजक कड़ी कहलाते हैं। वैसे जीव जो दो वर्गों के बीच सेतु बनाने का काम करते हैं योजक कड़ी कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजक कड़ी को हम लोग देखेंगे अभी, जैसे विषाणु। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। ऐसे तो विषाणु को निर्जीव माना गया है, लेकिन जैसे ये किसी जीव में प्रवेश करता है तो यह सजीव के भांति कार्य करने लगता है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना गया है। अगला है युग्लिना। यह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह जंतु एवं पादप दोनों के समान अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए इसे पौधे एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ओके। इसके बाद है प्रोटोप्टेरस। यह एक फुफ्फुस युक्त मछली है। इसमें मछली के समान क्लोम और उभयचर के समान फुफ्फुस पाया जाता है। यह मत्स्य और उभयचरों के बीच की योजक कड़ी है। इसके बाद है एकिडना। एकिडना यह एक स्तनी प्राणी है। यह एक स्तनी प्राणी है, इस टाइप से होता है ये। लेकिन इसकी रचना और व्यवहार सरीसृप के जैसा होता है। यह स्तनी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है। ओके। अगला हमारा पॉइंट है समनर का प्रयोग। देखते हैं हम लोग समनर ने अपने प्रयोग में क्या किया। समनर ने सफ़ेद चूहों को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर का पूंछ तथा पिछली टांगें लंबी हो गई। यह उपार्जित लक्षण चूहे में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो गया। वातावरण में यहाँ चेंज किए तो प्रकृति में जैसे उसके चेंज किए और प्रकृति के चेंज के अनुसार उसमें परिवर्तन आया। जब भी कोई परिवर्तन प्रकृति के अनुसार आता है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाता है। अगला है कैमरर का प्रयोग। कैमरर ने कुछ सैलावेंडर को काले वातावरण में, सैलावेंडर मतलब एक प्रकार की तितली होती है ये, तथा कुछ सैलावेंडर को पीले वातावरण में रखा। कुछ वर्षों बाद काले वातावरण में रखे गए सैलावेंडर के शरीर पर काले धब्बे तथा पीले वातावरण में रखे गए सैलावेंडर में पीले धब्बे पाए गए। यह गुण उनके संतानों में भी वंशागत हुई। आसान भाषा में इसको देखेंगे तो सैलावेंडर लिया, कुछ को काले वातावरण में और कुछ को पीले वातावरण में रखा। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सैलावेंडर जो कि काले वातावरण में रखे गए थे उनके ऊपर काले धब्बे और जो पीले वातावरण में रखे गए थे उनके ऊपर पीले धब्बे पाए गए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, अनुकूली विकिरण क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के विकास का क्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की प्रक्रिया अनुकूली विकिरण कहलाता है। ओके। एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी जाति का विकास हो रहा है जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे अन्य भौगोलिक क्षेत्र में संचारित या प्रसारित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुकूली विकिरण। उसके अनुकूल विकिरण हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण है ये डार्विनवाद या डार्विनिज्म प्रतिबंध या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इनमें से कोई भी आए तो आप इसको छाप सकते हैं। डार्विन ने अपने प्रवास के दौरान अनेक प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर अपनी बातें रखी, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विन में बहुत जगह प्रवास किया और उन्होंने बहुत सारे जीवों को बहुत सारे जगहों पर उन्हें महसूस किया
और अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बातें लिखी, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। देखते हैं क्या क्या उन्होंने अनुभव किया और क्या क्या बातें लिखी। तेजी से संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। प्रत्येक जीव की यह प्रवृत्ति होती है कि वह जनन द्वारा अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करे। प्रत्येक जीव जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। सेकेंड नंबर है जीवन के लिए संघर्ष। भोजन का जो उत्पादन होता है वह अंकगणितीय पद्धति से आगे बढ़ता है, जबकि जनसंख्या जो है वह ज्यामितीय रूप से आगे बढ़ती है। ज्यामितीय रूप से वह आगे बढ़ती है। तो जीवों को भोजन की कमी, साथी की कमी, स्थान की कमी, अप्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ता है। ओके, आगे है, देखते हैं तीसरा में पॉइंट क्या लिखा है उन्होंने। विभिन्नता। सभी जीव एक जैसे नहीं होते। वाकई में सभी जीव एक जैसे नहीं होते। संघर्षशील प्राणी रचनात्मक एवं क्रियात्मक भिन्नताएं दर्शाती है। जो प्राणी बदलते हुए वातावरण के अनुसार संघर्ष करती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वह रचनात्मक और क्रियात्मक विभिन्नताएं दर्शाती है। ओके, चौथी बात उन्होंने जो लिखी, योग्यता की उत्तरजीविका। जीवों में विभिन्नताएं उन्हें दिए गए वातावरण में जीने में मदद करती है। लंबी गर्दन वाले जिराफ को उत्तरजीविका का अधिक अवसर मिला और वे संख्या में बढ़ने लगे, जबकि छोटे गर्दन वाले जिराफ विलुप्त हो गए। ओके, यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लेगा वह जीवित रहेगा, और जो परिस्थिति या वातावरण के अनुसार खुद को नहीं बदल पाएगा वह एक समय के बाद विलुप्त हो जाता है। तो यही वह यहाँ पर जो लंबी गर्दन वाला जिराफ था वह आसानी से भोजन ग्रहण कर पाया, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को भी अपने और डालियों पर जो पत्तियां हैं उन्हें खा पाया, जबकि छोटे गर्दन वाले जिराफ भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गए। आगे देखते हैं डार्विन की आलोचना एवं कमी। डार्विन ने जो लिखा उसमें भी कमी थी, उसकी भी आलोचना की गई। कमी तो हर चीज़ में होती है। देखते हैं क्या क्या कमी थी। फर्स्ट नंबर में कहा गया है डार्विन अंगों के प्रारंभिक विकास को नहीं समझा पाए। अंगों का जो प्रारंभिक विकास है वह कैसे हुआ, यह डार्विनवाद नहीं समझा पाया। सेकेंड नंबर, यह विभिन्नताओं के कारण को नहीं समझा पाए। विभिन्नता किस वजह से आती है, कारण क्या है, यह नहीं समझा पाए। अवशेषी अंगों को नहीं समझा पाए। अवशेषी अंग जो कि पहले सक्रिय थे लेकिन वर्तमान में उनका कोई उपयोग नहीं है, अवशेषी अंग, इसको नहीं समझा पाए। आगे जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं के विकास को नहीं समझा पाए। जलीय जंतुओं से स्थलीय जंतुओं का विकास किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं समझा पाए। ओके, हमारा अगला पॉइंट है समजात अंग। देखते हैं हम लोग समजात अंग किसे कहते हैं। वे अंग जिनकी शारीरिक संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। संरचना समान और कार्य भिन्न, तो वो अंग क्या कहलाएंगे, तो वो अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग पक्षी और चमगादड़ के पंख, इनकी शारीरिक संरचना समान होती है लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं। घोड़े और मानव के अग्रपाद, इनकी भी शारीरिक संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। असमजात अंग वे अंग जिनकी शारीरिक संरचना असमान होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कीटों के पंखों की रचना पक्षियों से भिन्न होती है लेकिन दोनों के पंख उड़ने में सहायता करते हैं। कीटों के जो पंख होते हैं उनकी जो रचना होती है वो पक्षियों से भिन्न होती है लेकिन दोनों के पंख उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, असमजात अंग कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग हार्डी वेनबर्ग संतुलन। देखते हैं ये क्या है। हार्डी एवं वेनबर्ग ने विकासहीन आबादी के आनुवांशिक संरचना के संबंध में एक फॉर्मूला दिया जिसे हार्डी वेनबर्ग संतुलन कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला दिया, P+Q का होल स्क्वायर।
बराबर p² प्लस 2pq अब प्लस q²। ओके, आगे देखते हैं इस फॉर्मूला का क्या महत्व है और इस फॉर्मूला के माध्यम से हार्डी और मेनबर्न क्या कहना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि आबादी में गमन, चयन या उत्परिवर्तन अनुपस्थित हो तो उसका जीनोटाइप पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगा। इस प्रकार के स्थायित्व को आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि विश्व में अभी भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, वो जैसे पहले थे वैसे आज भी है, क्योंकि उनकी आबादी में न तो गमन हुआ है, न चयन, न उत्परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो विकासहीन आबादी हैं, इसीलिए उनका जो जीन है, जीनोटाइप जो है उनका, वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहा है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। हार्डी वेनबर्ग संतुलन में परिवर्तन लाकर आनुवंशिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल, हार्डी वेनबर्ग संतुलन में परिवर्तन लाकर उनके आनुवंशिक स्थिति में बदलाव हम लोग ला सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसके निम्नलिखित कारक हो सकते हैं, जैसे उत्परिवर्तन, संयोजन, जीन अभिगमन, आनुवंशिक प्रसार, प्राकृतिक चयन। अगर विकासहीन आबादी को हम लोग, जो आबादी विकास कर चुके हैं, उसके संपर्क में लाएंगे तो उनमें कुछ समय के बाद परिवर्तन आ जाएगा। या जो विकासहीन आबादी है या फिर जो पुरानी जनजाति हैं, उनके बीच में नए जो विकास वाले पुरुष हैं और जो विकास वाले लोग हैं, उनको अगर रखा जाए तो कुछ समय के बाद उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, वो भी नए बन जाएंगे। ओके, लेकिन इसके कुछ हानि भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग इसे और समझ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।